नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए ये टॉप 2500 क्वेश्चंस का 15वां दिन है। आज पूरे 101 शिफ्ट के संपूर्ण निचोड़ का 1500 क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक करिएगा, क्लास अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, कमाली परीक्षाओं की तैयारी में बहुत समय बिताती है। कमाली है या फिर कमली कोई है जो परीक्षाओं की तैयारी में बहुत समय बिताती है, जिसमें किताबें पढ़ना और विचारों को व्यवस्थित करना भी शामिल है। एक वैज्ञानिक यह क्यों कहेगा कि इस कड़ी मेहनत में वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत कम काम शामिल है? बताइए। क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन में बोला ये जा रहा है कि कोई कमाली नाम की कोई है, एक लड़की है, ठीक है, जो परीक्षाओं की तैयारी में बहुत समय बिताती है, ठीक है, जिसमें किताबें पढ़ना और विचारों को व्यवस्थित करना भी शामिल है। एक वैज्ञानिक यह क्यों कहेगा कि इस कड़ी मेहनत में वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत कम काम शामिल है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि विस्थापन आवश्यक है और अध्ययन में शरीर का शून्य या न्यूनतम भौतिक विस्थापन शामिल है। आप देखिए, काम करने के लिए विस्थापन होना चाहिए, तो ये पढ़ रही है, तैयारी कर रही है, बहुत समय बिताती है। इससे यह निष्कर्ष तो नहीं निकल रहा है ना कि वह कोई काम कर रही है या फिर कहीं जा रही है, विस्थापित हो रही है। तो इस हिसाब से ये वैज्ञानिक दृष्टि से कहा जा रहा है कि विस्थापन आवश्यक है और अध्ययन में शरीर का शून्य या न्यूनतम भौतिक विस्थापन शामिल है, इसीलिए कम काम शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो है इसी बार पूछा गया सवाल था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक प्रकार और उसके उदाहरण सही मेल है? देखिए, तंत्रिका उत्तक क्या पेशी का उदाहरण है क्या? संयोजी उत्तक क्या अस्थि होता है? बिल्कुल होता है, तो ये आपका सही है। उपकला उत्तक क्या अस्थि होता है? नहीं। पेशी उत्तक क्या न्यूरॉन होता है? नहीं, ये तो तंत्रिका उत्तक न्यूरॉन होता है। यहाँ पर गलत लिखा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाता। उपकला उत्तक यहाँ पेशी आता, अस्थि लिखा हुआ है, गलत है। संयोजी उत्तक जो है यानी अस्थि जो है एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, तो ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? मानव के नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है साथियों, ये आपको बताना है। तो देखिए, वास्तविक होता है और उल्टा होता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिबिंब तो वास्तविक बनता है लेकिन उल्टा बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु का विशिष्ट भौतिक गुण है? किसी भी एक धातु का विशिष्ट भौतिक गुण इनमें से कौन सा है? गैर चमकदार? नहीं। भंगुर? नहीं। बिजली का खराब चालक? नहीं। आघात वर्धनीयता? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, ये किसी भी धातु का एक विशिष्ट भौतिक गुण होता है। अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी जी को सबसे पहले किसने मापा था? तो जी को सबसे पहले किसने मापा था? तो हेनरी कैवेंडिश ने। कैवेंडिश करेक्ट आंसर होगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को सबसे पहले किसने मापा था? तो कैवेंडिश ने। अगला सवाल है, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार जल में हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन यानी H2O में, H2O जल का जो सूत्र होता है H2O, इसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात क्या होता है? तो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो एक ही होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है भाई? ऑक्सीजन का कितना होता है? तो साथियों, ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, और ये 2 यानी इसको हम H2 लिखते हैं ना, तो ये यहाँ पर आपका 2 आएगा, 2:16, और बेसिकली इसको सॉल्व करोगे आप तो 1:8 आपका निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, यदि तापमान में वृद्धि की जाए तो ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, अगर तापमान में वृद्धि की जाए तो ठोस के कणों की जो गतिज ऊर्जा होगी ना, गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल है, एक माली है जो कि बेहतर फल देने वाले मजबूत पौधे उगाना चाहता है, उसे किस परागण विधि का उपयोग करना चाहिए? परीक्षण परागण, स्वपरागण? नहीं, पर परागण विधि का। पर परागण करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
अगला सवाल है, वह विशेष ऊतक जिसके माध्यम से भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है। देखिए, वह विशेष ऊतक जिसके माध्यम से भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा कथन है जो पादप और जंतु ऊतकों के बीच सही अंतर करता है। भाई, पादप और जंतु ऊतकों के बीच सही अंतर करता है, इनमें से वो कौन सा कथन है वही आपको चुनना है। ए में लिखा है, दोनों ऊतकों की वृद्धि पूरे शरीर में समान रूप से होती है, गलत। पादप ऊतकों में सहायक संरचना नहीं होती जबकि जंतुओं में जीवित ऊतकों का अभाव होता है, गलत। सी में लिखा हुआ है कि पादप ऊतकों में मृत सहायक कोशिकाएं होती है जबकि जंतु ऊतक अधिकांश जीवित होते हैं, बिल्कुल ये सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नर जनन तंत्र में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट होगा साथियों, ब्रीसन में। ब्रीसन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों के एकाधिक परावर्तन की अवधारणा का उपयोग नहीं करता, बताइए। ध्वनि तरंगों के एकाधिक परावर्तन की अवधारणा का उपयोग इनमें से कौन सा नहीं करता है। मेगाफोन करता है, स्टेथोस्कोप भी करता है साथियों, स्टेथोस्कोप भी करता है, ट्रम्पेट भी करता है, लेकिन कंपनकारी ट्यूनिंग फोर्क नहीं करता। देखो, कौन सा ध्वनि तरंगों के एकाधिक परावर्तन की अवधारणा का उपयोग नहीं करता है, तो कंपनकारी ट्यूनिंग फोर्क। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिकों का एक सामान्य गुण है, जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका सामान्य गुण इनमें से कौन सा है। ए में लिखा है, ये मृदु होते हैं और इनका गलनांक निम्न होता है, गलत। ठीक है, ये जल में अविलेय होते हैं और ठोस अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, ये भंगुर होते हैं और गलित या जलीय अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं, बिल्कुल करेक्ट आएगा। आयनिक यौगिकों का एक सामान्य गुण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी कि ये भंगुर होते हैं और गलित या जलीय अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं। भाई, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, बताइए। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन, कागज का काटना ये भी भौतिक परिवर्तन, नमक का पानी में घुलना ये भी भौतिक परिवर्तन, लेकिन लोहे में जंग लगना ये जो है आपका रासायनिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया नहीं है। देखो, संयोजन अभिक्रिया जब दो पदार्थ मिलकर कोई एक यौगिक या पदार्थ बनाता है, तो देखो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, यानी ये भी आपका संयोजन अभिक्रिया है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ये भी संयोजन अभिक्रिया है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर यहाँ अमोनिया बना रहा है, ये भी आपका संयोजन अभिक्रिया है। लेकिन HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से एक तो आपका नमक और जल मिल रहा है, ये भौतिक अभिक्रिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है, माफ़ी चाहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर जाती है और बंदूक पीछे की ओर लौटती है, यह किसका उदाहरण है, तो साथियों ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कीट पीड़क फसल की उपज पर किस प्रकार नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, नकारात्मक प्रभाव, बताइए। कीट जो होते हैं पीड़क फसल की उपज पर किस प्रकार नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। भाई, नकारात्मक बोला है, पौधों की जड़ों, तनों और फलों को क्षति पहुंचाकर, पौधों की जड़ों, तनों और फलों को क्षति पहुंचाकर नकारात्मक बोला है, सकारात्मक नहीं, तो ये तो नकारात्मक प्रभाव ही है। चलिए, ये तो आपका आंसर होना चाहिए। बाकी ऑप्शन देखते हैं। मृदा को पोषक तत्वों से समृद्ध करके नहीं, नकारात्मक बोला है। पुष्प बनने में सहायक करके नहीं, बीजों को नए क्षेत्रों में फैलाकर नहीं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, यही नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक क्यों महत्वपूर्ण है, ये जड़ों के आकार में वृद्धि करते हैं, नहीं। इनकी आवश्यकता केवल सजावटी पौधों के लिए होती है, नहीं। ये सूर्य के प्रकाश के अवशोषण में सहायक करते हैं, नहीं। ये कम मात्रा में भी आवश्यक कार्यों में सहायक होते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही है। भाई, पादपों के लिए जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, यानी जो साथियों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये कम मात्रा में होते हैं फिर भी आवश्यक कार्यों में सहायक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस धातु में तनु HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर बुलबुले बनने की दर सबसे तीव्र होगी, तो मैग्नीशियम की रिएक्शन जब HCl से कराएंगे, HCl से, तब बुलबुले बनने की दर सबसे तीव्र होगी, तो मैग्नीशियम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। गैल्वेनीकरण में स्टील पर लोहे पर, देखो गैल्वेनीकरण में स्टील और लोहे पर
किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता की भाई, जस्ता। ऑप्शन नंबर डी। विद्युत परिपथ में फ्यूज की क्या भूमिका है? विद्युत परिपथ में जो हम फ्यूज लगाते हैं उसकी भूमिका क्या होती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो करेक्ट आएगा, अधिक धारा होने पर परिपथ को तोड़ देता है ये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं? तो बल की दिशा पूछा है। धारावाही चालक में बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का एक विशेष लक्षण क्या होता है? देखिए जो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती है उनका विशिष्ट लक्षण क्या है? मृत कोशिकाएं और रिक्त स्थान, गलत। लिग्निन युक्त पतली भित्ति, गलत। मोटी भित्ति और बड़ी रसधानी, नहीं, रसधानी तो होता ही नहीं है। देखिए घना कोशिका द्रव्य, ठीक है, और रसधानी का अभाव। जो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें रसधानी यानी वैक्यूल नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई कण 8 सेकंड में, ठीक है, 8 सेकंड में 40 मीटर का विस्थापन तय करता है तो उसका औसत वेग क्या होगा? ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। तो विस्थापन कितना हुआ है? तो 40 मीटर कितने समय में? तो 8 सेकंड में, 8 पंजे 40 यानी 5 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, जब माध्यम एक को निर्वात या वायु माना जाता है तो माध्यम के अपवर्तनांक को क्या कहते हैं? देखिए जब माध्यम एक को निर्वात या वायु माना जाता है तो माध्यम के अपवर्तनांक को साथियों निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूरदृष्टिता यानी हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति का सबसे अच्छा से वर्णन करता है? वे चश्मे के बिना कुछ भी देखने में असमर्थ होते हैं, गलत। वे पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, गलत। दूरदृष्टि दोष, वे दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लेकिन पास की चीज़ों को देखने में संघर्ष करते हैं, बिल्कुल। ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु तो दिखाई देती है, निकट की नहीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। मेगाफोन, लाउड हेडर यानी भोंपू और शहनाई को किस उद्देश्य हेतु डिजाइन किया गया? बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। मेगाफोन, लाउड हेलर यानी भोंपू और शहनाई को किस उद्देश्य हेतु तैयार किया गया था? तो ध्वनि तरंगों को एक विशेष दिशा में केंद्रित करने के लिए। ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी देखिए बी में लिखा है ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने नहीं, ध्वनि तरंग तीव्रता कम करना नहीं, ध्वनि तरंग सभी दिशा में सम नहीं। ए करेक्ट होगा, ध्वनि तरंगों को एक विशेष दिशा में केंद्रित करने के लिए। महिलाओं में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक लेकर जाती है? तो फेलोपियन ट्यूब यानी डिंब वाहिनी। ऑप्शन नंबर ए। क्विक रिवीजन आपका हो रहा है। निम्नलिखित में से क्या वन में उगते पौधों में पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखने में सहायक करता है? ठीक है, मैं आपको जो है ना साथियों 1-2 दिन में, देखो आज आपके 1500 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और आपके 1000 क्वेश्चन बचेंगे, ठीक है, 2500 क्वेश्चन में। तो हो सके तो मैं एक ही क्लास में आपको 500 क्वेश्चन अभी कराने वाला हूँ, ठीक है, और फिर एक क्लास में आपको 500 यानी 2 क्लास में 1000 क्वेश्चन आपको करा दूंगा। या फिर ऐसा करेंगे कि एक क्लास में 500 करा देंगे और फिर 5 दिन आपका 100 करके 500 क्वेश्चंस करा देंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, एग्ज़ाम से पहले आपको कंप्लीट करा ही देंगे। देखो बल्कि उसके 2 दिन पहले ही आपको करा देंगे। निम्नलिखित में से क्या वन में उगते पौधों में पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखने में सहायक करता है? तो उगते पौधों में पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखने में कौन सहायता करता है? तो अपघटक। अपघटक करेक्ट आंसर होगा, याद रखना ऑप्शन नंबर डी। पादप कोशिका की रिक्तिका के अंदर उपस्थित तरल का नाम क्या होता है? भाई पादप कोशिका में जो रिक्तिका होती है, वैक्यूल होता है, उसके अंदर, इसके अंदर, यहाँ कोशिका के अंदर नहीं, वैक्यूल के अंदर जो उपस्थित तरल होता है इसका नाम क्या है? यहाँ पर कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य आप नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर रसधानी के अंदर जो तरल भाग होता है उसको कोशिका रस कहा जाता है। सेल सैप, याद रखना, कोशिका रस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया का बल भाई कैसा होता है? देखो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया का जो बल होता है एक ही समय में 2 अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है।
एक ही समय में दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। मान लेते हैं आप किसी दीवार को धक्का दे रहे हो तो दीवार भी उसी समय विपरीत दिशा में आप पर बल लगाएगा, उसी समय में, ना कि बाद में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है जिसके परिणाम स्वरूप सोडियम एथोक्साइड बनता है और क्या निर्मित होता है बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है जिसके परिणाम स्वरूप एक तो आपका सोडियम एथोक्साइड बनता है और एक क्या बनता है, तो हाइड्रोजन गैस बनता है ना। देखिए करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। अगला है ऊर्जा रूपांतरण के दौरान किसी निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है भाई। ऊर्जा रूपांतरण के दौरान किसी निकाय की जो कुल ऊर्जा होती है ना, ये अपरिवर्तित रहती है, याद रखना। ऊर्जा रूपांतरण के दौरान किसी निकाय की जो कुल ऊर्जा होती है ये अपरिवर्तित रहती है। चलिए आगे देखिएगा। देखो, क्योंकि साथियों ऊर्जा की एक जब बात होती है तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता नहीं इसको नष्ट किया जा सकता है। तो ऊर्जा रूपांतरण के दौरान किसी निकाय की जो कुल ऊर्जा होगी ये अपरिवर्तित रहती है भाई। द्रव्यमान और भार के संबंध में कौन सा कथन, देखिए द्रव्यमान और भार के संबंध में कौन सा कथन गलत है। द्रव्यमान और भार के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है भाई। तो द्रव्यमान जड़त्व का माप है और गुरुत्वाकर्षण जो और भार जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला बल है। तो ये तो सही बात है, क्योंकि देखो जड़त्व का माप द्रव्यमान से किया जाता है और भार गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला बल होता है, सही है। द्रव्यमान स्थान स्थान पर भिन्न होता है और भार स्थिर रहता है। द्रव्यमान स्थान स्थान पर भिन्न होता है और भार स्थिर रहता है, क्या गलत। द्रव्यमान अदिश राशि है, भार सदिश, बिल्कुल। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी और भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, ये भी सही है। आपको गलत चुनना है तो बी गलत है। यहाँ पर लिखा है द्रव्यमान स्थान स्थान पर भिन्न होता है, जबकि द्रव्यमान का जो मान है वो सभी जगह पर समान होता है, ठीक है, और भार बदलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। देखिए एक घर में 220 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है, ठीक है। यदि घर की अधिकतम विद्युत खपत 11 किलोवाट है तो मुख्य फ्यूज की रेटिंग क्या होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। तो साथियों रेटिंग आपको निकालना है। देखो पावर बराबर क्या होता है साथियों, V इंटू आई, और बेसिकली आपको यहाँ निकालना क्या है, तो मुख्य फ्यूज की रेटिंग क्या होनी चाहिए, यानी आपको I का मान निकालना है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/V, यही हो जाएगा। जहाँ पर P यानी पावर आपको कितना दे के रखा है, तो अधिकतम विद्युत खपत जो है वो देखो 11 किलोवाट दे के रखा है। तो 11 किलोवाट को हम क्या लिख सकते हैं साथियों, 11,000 वाट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपको V का मान कितना दे के रखा है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो देखो 11 एकम 11, 100 और 11 दूनी 22 और फिर 2 को 100 से काटेंगे 50 बार में, तो 50 एम्पियर आपका धारा निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50 एम्पियर, ठीक है, 50 एम्पियर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल आपको दे के रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील यार सोना, अभिक्रिया करता ही नहीं है। आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सूक्ष्मदर्शी के नीचे सभी कोशिकाओं द्वारा प्रदर्शित होती है। ये सवाल जब पिछली बार पूछा गया था बहुत सारे साथियों ने गलत आंसर किया है इसका। देखो एक्चुअल में क्वेश्चन समझना है कि कौन सी विशेषता सूक्ष्मदर्शी के नीचे सभी कोशिका द्वारा प्रदर्शित होगी। यानी जब आप किसी सूक्ष्मदर्शी से, ठीक है, किसी भी कोशिका में देखोगे, ठीक है, तो कौन सा होगा ही होगा। तो साथियों किसी किसी कोशिका में आपका देखो किसी किसी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, किसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्या है जो कि सभी कोशिका में पाया जाएगा। अब देखो किसी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, किसी में नहीं पाई जाती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना ये सभी कोशिका में पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। और केंद्रक भी ये देखो केंद्रक जो है आपका प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, केवल यूकैरियोटिक में पाया जाता है। तो कौन सा है जो सभी कोशिका में होगा, एक तो कोशिका द्रव्य जो कि सभी कोशिका में होगा, और क्या होगा तो प्लाज्मा झिल्ली है जो कि सभी कोशिकाओं में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बी ही आपका करेक्ट है। बाकी नाभिक ये देखो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, केवल यूकैरियोटिक में पाया जाता है। केंद्रक ये भी केंद्रक प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है।
इसके अलावा नाभिक प्रोक्रियोटिक में नहीं पाया जाता है, लेकिन प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका द्रव्य ये सभी प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाएगा ही। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, बमन यानी वोमिटिंग के बाद मुख को साफ करने की सलाह क्यों दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी, अम्ल को उदासीन करने और दांत के इनेमल की रक्षा करने के लिए। अगला सवाल है, मनुष्य में निषेचन के बाद भ्रूण शरीर के किस भाग में प्रत्यारोपित हो जाता है? तो मनुष्य में निषेचन के बाद भ्रूण शरीर के किस भाग में प्रत्यारोपित हो जाता है? तो गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सा कथन है जो स्थिर अनुपात के नियम का सबसे अच्छा समर्थन करता है? स्थिर अनुपात के नियम का सबसे अच्छा समर्थन, ये में लिखा है, दो स्थानों से अलग अलग कण आकार की रेत नहीं, मिश्रित कार्बनिक सामग्री वाले दो क्षेत्रों की मिट्टी नहीं, दो तालाबों से प्राप्त मिट्टी जिसमें विभिन्न खनिज होते हैं नहीं, समान संरचना वाले दो स्रोतों से प्राप्त जल। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम का सबसे अच्छा समर्थन कर रहा है? तो समान संरचना वाले दो स्रोतों से प्राप्त जल। अगला सवाल देखिएगा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होता है? देखिए ए में लिखा हुआ है, लोहे की कील भूरा, लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है और कॉपर सल्फेट के घोल का नीला रंग फीका पड़ जाता है। बिल्कुल यही होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेहरे का आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए सेविंग मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका की आकृति और उसकी भूमिका के बीच संबंध का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए में लिखा है, कोशिका की आकृति उसके विशिष्ट कार्य में सहायता करती है। बिल्कुल ये तो आपका सही है साथियों, ये जो है सही लग रहा है। बी में लिखा है, सभी कोशिकाएं गोल होती हैं, यार चाहे उनका कार्य कुछ भी हो, गलत। कोशिका की आकृति यादृच्छिक होती है, गलत। सभी कोशिकाओं का कार्य समान होता है, क्या? गलत। ऑप्शन नंबर ए सही है कि कोशिका की आकृति उसके विशिष्ट कार्य में सहायता करती है। चलिए अगला सवाल है, दिए गए कथन ए और कारण आर को पढ़े और सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ए में लिखा है, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां गर्भ निरोधक की एक स्थायी विधि है क्या? नहीं, गलत है यार ये। आर लिखा, वे हार्मोन के स्तर को बदलती है और अंडोत्सर्ग को रोकती है। बिल्कुल आर सही है, यानी ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के मध्य किस प्रकार का आबंध पाया जाता है? तो भाई एकल आबंध पाया जाता है साथियों। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका प्रकार को उसकी उत्पत्ति से सर्वोत्तम रूप से युग्मित करता है? कपाल तंत्रिका, मेरुरज्जु, गलत। कपाल तंत्रिका, मस्तिष्क, बिल्कुल यही आपका करेक्ट आंसर होगा। कपाल तंत्रिकाएं जो होती हैं वो मस्तिष्क, यानी मस्तिष्क जो है एक प्रकार का कपाल तंत्रिका है, ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गैस कणों की निरंतर गति के कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? यानी गैस के कण जब निरंतर गति करते हैं उसके कारण क्या होता है? तो विसरण होता है भाई, विसरण करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर सी डिफ्यूजन जिसको आप बोलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता निम्नलिखित में से क्या इंगित करती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता क्या इंगित करता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबक की लंबाई, ध्रुवों की स्थिति या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा? क्या आंसर होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता निम्नलिखित में से क्या इंगित करती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी पिंड के जड़त्व की माप है? तो किसी भी पिंड के जड़त्व की माप किससे करते हैं? द्रव्यमान से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, द्रव्यमान। हम बिलियन की सांद्रता को विभिन्न तरीके से व्यक्त करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि गलत है? द्रव्यमान बटे विलय के आयतन प्रतिशत कौन सा गलत है पूछा है, तो ये तो सही है। द्रव्यमान बटा बिलियन के आयतन का प्रतिशत, द्रव्यमान बटा बिलियन के द्रव्यमान बटा बिलियन के द्रव्यमान का प्रतिशत, ये भी जो है सही है। आयतन बटा बिलियन के द्रव्यमान का प्रतिशत ये गलत है। आयतन बटा बिलियन के आयतन प्रतिशत ये सही है आपका जो है ना सी गलत है कि आयतन बटा बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, आगे देखिएगा, गर्भाशय प्रत्येक माह मोटी और स्पंजी क्यों हो जाती है? गर्भाशय प्रत्येक महीने मोटी और स्पंजी क्यों हो जाती है? ऋतुस्राव को रोकने के लिए, अंडे के विकास में सहायता करने के लिए, अंडे के विकास में सहायता करने के लिए नहीं, निषेचन होने पर भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि अगर फर्टिलाइजेशन होगा
तो भ्रूण को पोषण प्रदान कर सके। इसीलिए गर्भाशय प्रत्येक माह मोटी और स्पंजी हो जाती है। उपकला उत्तक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है भाई बताइएगा। ए में लिखा है उपकला उत्तक मुख्य रूप से शरीर से अस्थियों और पेशियों को जोड़ता है, गलत। ये तो साथियों कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू करता है। उपकला उत्तक शरीर में पदार्थ विनिमय में कोई भूमिका नहीं निभाता, गलत। भूमिका निभाता है यार। उपकला उत्तक कोशिकाओं में बहुत अंतर कोशिकीय अवकाश होते हैं और शिथिल सीट होते हैं, गलत। उपकला उत्तक एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है और पदार्थ विनिमय को नियमित करता है, ये सही है यार, याद रखना। उपकला उत्तक एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है और पदार्थ विनिमय को नियमित करता है। अगला सवाल देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कौन सा कथन सही है। ए में लिखा है यह प्रकृति में हमेशा आकर्षक होता है। यह प्रकृति में हमेशा आकर्षक होता है क्या गुरुत्वाकर्षण बल, बिल्कुल सही है, सही चुनना है ना, हाँ तो यही आंसर होगा। बाकी देखिए यह वस्तुओं के बीच द्रव्यमान पर निर्भर करता है, गलत। यह वस्तुओं के आवेश पर निर्भर करता है, गलत। यह आकर्षक और प्रतिकर्षक दोनों हो सकता है, गलत। ए करेक्ट होगा, यह प्रकृति में हमेशा आकर्षक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। आगे देखिए, किसी तत्व की एक दूसरे से संयोजन क्षमता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। तो किसी तत्व की एक दूसरे से जो संयोजन क्षमता है वो किस पर निर्भर करती है, तो याद रखना करेक्ट आंसर होगा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, बिल्कुल करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, असमान गति में किसी वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ की आवृत्ति क्या दर्शाती है। असमान गति के लिए भाई, असमान गति के लिए दूरी समय ग्राफ यानी आपका जो है ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या दर्शाता है असमान गति के लिए, तो एक जो है ना आपका वक्र रेखा को दर्शाती है, याद रखना, एक वक्र रेखा, ठीक है, एक वक्र रेखा भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा असमान गति। और समान गति में पूछता तो क्या दिखाता है, तो एक सीधी रेखा दर्शाता है, याद रखना, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और वास्तविक और अत्यधिक न्यूनीकृत होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, फोकस पर बनेगा और वास्तविक और अत्यधिक न्यूनीकृत होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैसों के गुणधर्मों का सर्वोत्तम वर्णन करता है, बताइए कौन सा कथन है जो गैसों के गुणधर्मों का सर्वोत्तम वर्णन करता है। कोई निश्चित आकृति नहीं किंतु निश्चित आयतन होता है गैस में, बिल्कुल होता है। आकृति इनकी निश्चित नहीं होती है लेकिन आयतन निश्चित होता है भाई गैसों का। निश्चित आकृति निश्चित आयतन, गलत। कोई निश्चित आकृति नहीं कोई निश्चित आयतन नहीं, गलत। निश्चित आकृति कोई निश्चित आयतन नहीं, गलत। ए आपका करेक्ट होगा कि गैस के जो गुणधर्म होते हैं गैस में वो क्या होता है कि कोई निश्चित आकृति नहीं होती है लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है। अगला देखिएगा, कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर निर्भर करता है। विद्युत लौह कुंडली नहीं, विद्युत फ्यूज होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, विद्युत फ्यूज जो होता है यह तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। कौन सी संयोजन अभिक्रिया वायुमंडलीय प्रदूषण घटकों के उदासीनीकरण को भी दर्शाता है, बताइए। ये सारा संयोजन अभिक्रिया है लेकिन कौन सी संयोजन अभिक्रिया है जो वायुमंडलीय प्रदूषण घटकों के उदासीनीकरण को भी दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया से कैल्शियम कार्बोनेट का बनना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, वाशिंग सोडा का उपयोग क्या है। गर्म जल के उपचार में नहीं, जल में मौजूद जीवाणुओं को मारने के लिए नहीं, तो क्लोरीन का कार्य होता है यार। खाना पकाने में या फिर ब्लीचिंग पाउडर का काम होता है ये जल में मौजूद जीवाणुओं को मारना। जल की कठोरता को दूर करने में सहायता करता है वाशिंग सोडा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट उत्पाद को कम करने का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए, बताइए। यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं उत्पाद हैं इनको कम करने का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए। अपशिष्ट का पुनःचक्रण करना नहीं, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना नहीं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रदूषण को न्यूनतम करना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कार्यात्मक संतति कोशिकाओं के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए डीएनए प्रतिलिपियन के साथ कौन सी क्रिया होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। कार्यात्मक संतति कोशिकाओं के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए डीएनए प्रतिलिपियन के साथ कौन सी क्रिया होनी चाहिए, तो अतिरिक्त सेलुलर उपकरण का निर्माण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अतिरिक्त सेलुलर उपकरण का निर्माण होना चाहिए भाई, अतिरिक्त सेलुलर उपकरण का निर्माण होना चाहिए। धारावाही वृत्ताकार लूप द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
किस नियम से निर्धारित की जाती है? तो धारावाही वृत्ताकार लूप द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ना, ये दक्षिण हस्त अंगूठे के नियम से निर्धारित की जाती है। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ऑप्शन नंबर डी। पादपों में जब जड़ों और पत्तियों के बीच की दूरी अधिक हो जाती है तो क्या होता है? बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल है। पादपों में जब जड़ों और पत्तियों के बीच की दूरी अधिक हो जाती है तो क्या होता है? जड़ें जल अवशोषित नहीं कर पाती, विसरण अपर्याप्त हो जाता है, अत्यधिक क्लोरोफिल उत्पन्न होता है या विसरण तीव्र हो जाता है। तो याद रखना, करेक्ट आंसर होगा भाई विसरण अपर्याप्त हो जाता है। साथियों याद रखना, पादपों में जब जड़ों और पत्तियों के बीच की दूरी अधिक हो जाती है तो जो विसरण है ये अपर्याप्त हो जाता है। अगला सवाल है, सूत्र इकाई द्रव्यमान को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सूत्र इकाई द्रव्यमान आप कैसे निकालते हैं? कोई भी एक आयनिक यौगिक की सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योग के रूप में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आवृत्ति भी और समय t के बीच सही संबंध क्या होता है भाई? तो आवृत्ति भी और समय अवधि यानी t के बीच सही संबंध क्या होता है? v इंटू टी इक्वल टू 1, यही तो सही संबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो पादप कोशिकाओं में लवक का सही वर्णन करता है? पादप कोशिकाओं में लवक का सही वर्णन, वे केवल जंतु कोशिकाओं में मौजूद होता है। लवक यानी प्लास्टिड, प्लास्टिड क्या जंतु कोशिका में होता है क्या? नहीं, गलत है। वे पौधे और जंतु कोशिकाओं दोनों में समान मात्रा में मौजूद होता है, गलत। वे केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं और जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, स्प्रिंग तुला ए एक सिरे पर स्प्रिंग तुला बी से जुड़ा है जिसका दूसरा सिरा एक दृढ़ आधार पर स्थिर है। स्प्रिंग तुला ए के मुक्त सिरे पर एक बल लगाया जाता है, दोनों तुला समान पाठ्यांक दर्शाती है। यह प्रेक्षेपण क्या दर्शाता है, या ये प्रेक्षण जो है वो क्या दर्शाता है भाई? बताइएगा। देखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, ए द्वारा बी पर लगाया गया बल बी द्वारा ए पर लगाए गए बल के बराबर और विपरीत, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी क्रिया प्रतिक्रिया हम कह सकते हैं। अगला सवाल है, मिश्र धातु वायु, नींबू पानी और सोडा पानी किस श्रेणी के विलयन के उदाहरण हैं? तो मिश्र धातु, वायु, नींबू पानी, सोडा पानी, ये सभी जो है ना ये समांगी मिश्रण के उदाहरण है। याद रखना, समांगी मिश्रण ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो डीडीटी का अधिकतम सांद्रता संचित करेगा? तो मानव। डीडीटी का अधिकतम सांद्रता कौन संचित करेगा? तो मानव। निम्न में से कौन सा कथन है जो ऋणात्मक कार्य का वर्णन करता है? ए, लकड़ी में कील के प्रवेश करते समय उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, नहीं। बी में हथौड़े से संचित स्थितिज ऊर्जा द्वारा किया गया कार्य, गलत। हथौड़े के आघात करते समय उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, गलत। हथौड़े पर कील द्वारा लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, ये ऋणात्मक कार्य दर्शाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कार्बन में पाए जाने वाले कौन से दो गुणधर्म बड़ी संख्या में कार्बन यौगिकों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो चतुसंयोजकता और साथियों श्रृंखलन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। निषेचन के बाद जब पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं तो अंडाशय किस रूप में विकसित हो जाता है? तो अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। अगला सवाल है, छोटे द्वारक वाले गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, छोटे द्वारक वाले गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध होता है? तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 3 गुने के बराबर होती है, नहीं। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के बराबर होती है, नहीं। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के आधे के बराबर, नहीं। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल, जब किसी अधिक अभिक्रियाशील धातु को किसी कम अभिक्रियाशील धातु के लवण के विलयन में रखा जाता है तो वह क्या करेगा? तो कम अभिक्रियाशील धातु को ये विस्थापित कर देगा भाई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, 12 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर, देखिए 12 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु इस प्रकार स्थित है कि भूमि सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा जो है आपका 480 जूल है।
यदि हो तो वस्तु की ऊंचाई कितनी होगी? तो देखो साथियों mgh स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? mgh ही होता है ना, बराबर पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए स्थितिज ऊर्जा का मान आपको कितना दे के रखा है? तो 480 जूल दे के रखा है। बराबर क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। m का मान द्रव्यमान कितना दे के रखा है? 12 kg। g का मान कुछ नहीं दिया है तो आप स्मॉल g का मान 10 मान लीजिए और h आपको बेसिकली यहाँ निकालना है। तो h बराबर क्या हो जाएगा? तो 480 बटे 120, यही तो होगा ना। तो 120 चौवा 480 हो जाएगा, यानी 4 मीटर आपका हाइट निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। देखिए वह कौन सी फसल पद्धति है जिसमें एक ही भूमि पर एक ही समय में लेकिन एक निश्चित पंक्ति या स्थानीय विन्यास में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है? इसको इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं साथियों, अंतर सस्यन, ये इसका अंग्रेजी नाम है, ये आप याद रखना, इंटरक्रॉपिंग, ये अच्छा है। अगला है, यदि अंडा निषेचित नहीं हो तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है और फिर विघटित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एक ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य आपको दे के रखी है 0.5 मीटर और आवृत्ति दे के रखी है 680 हर्ट्ज। तो ध्वनि की चाल कितनी होगी? तो भाई ध्वनि की चाल भी बराबर क्या होता है साथियों? तो भी बराबर होता है तरंगदैर्घ्य गुने फ्रीक्वेंसी, यही होता है ना, तरंगदैर्घ्य गुने फ्रीक्वेंसी यानी हर्ज। फ्रीक्वेंसी को आप क्या लेते हैं? हर्ज के रूप में। तो देखो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भी बराबर बेसिकली दोनों को गुना करना है आपको 0.5 × 680। तो 0 जब हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, 1 0 से 1 0 ख़त्म, और 68 पंजे कितना होगा? तो 5 8 40 का 0 हाथ में आपका 4 रहा, और 5 6 30 और 4 34, 340 आंसर हो जाएगा, 340 मीटर प्रति सेकंड। अगला है, हाइड्रोमीटर द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, ये किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित? तो हाइड्रोमीटर जो है ये द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, ये किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है? यही आपको बताना है। देखिए करेक्ट होगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ठीक है। इसके अलावा जो लैक्टोमीटर होता है ना, लैक्टोमीटर जिससे दूध की शुद्धता मापते हैं, लैक्टोमीटर भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, याद रखना। जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर निर्मित होता है? तो जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है साथियों, इन्फिनिटी पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अनंत पर। अगला है, कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक बनाने में सक्षम क्यों है? अभी बताए थे, यह श्रृंखलन और चतुसंयोजकता दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिएगा, व्यायाम के बाद पेशी कोशिकाएं अधिक माइटोकॉन्ड्रिया सक्रियता प्रदर्शित करती है, परिणाम निम्नलिखित में से किसका संकेत देता है? माइटोकॉन्ड्रिया थकान का कारण बनती है, कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं, सक्रियता के दौरान अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस किस प्रकार होता है? तो उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है ना साथियों, याद रखना, वह बिंदु होता है जहां समानांतर किरणें अभिसरित होती है, अपसारित नहीं, अभिसरित होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। स्थिर तापमान पर अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो स्थिर तापमान पर, तापमान आपका स्थिर है और अवस्था परिवर्तन के दौरान जो अवशोषित ऊर्जा होती है इसी को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गुप्त ऊष्मा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय अंगक पुटिकाओं में उत्पादों के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग का कार्य करता है? तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, गोल्जी उपकरण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत शक्ति के असहाय मात्रक तथा विद्युत ऊर्जा के वाणिज्यिक मात्रक का सही वर्णन करता है? विद्युत शक्ति का असहाय मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो विद्युत शक्ति का असहाय मात्रक आपका वाट होता है तथा विद्युत ऊर्जा के वाणिज्यिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वाट और किलोवाट घंटा। अगला सवाल देखिए, यदि द्रव्यमान m वाले किसी पिंड पर बल F कार्य करता है जिससे कि त्वरण जो है ना A उत्पन्न होता है, यदि यह बल द्रव्यमान जो है 2m वाले पिंड पर कार्य करे तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? तो उत्पन्न त्वरण आपका कितना हो जाएगा साथियों? A/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी त्वरण जो है आपकी आधी हो जाएगी। देखो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी
आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला है क्षारकीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। अगला सवाल है असंतुलित बल के कारण कौन सी राशि परिवर्तित होती है, तो जब असंतुलित बल लगाया जाता है इसके कारण वेग में परिवर्तन आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वेग में परिवर्तन। किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है, तो किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है वो किससे निर्धारित होती है, तो नाभिक में प्रोटॉन की कुल संख्या से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यदि एक समान धात्विक चालक की लंबाई यदि एक समान धात्विक चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी दोगुना कर दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध किस प्रकार बदलेगा, तो भाई चालक का प्रतिरोध भी जो है ना साथियों, देखिए चालक का प्रतिरोध पूछा है ना, तो ये मूल प्रतिरोध के समान ही रहता है भाई, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यदि एक समान धात्विक चालक की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तथा उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी दोगुना कर दिया जाए तो चालक का जो प्रतिरोध होगा ना, यह मूल प्रतिरोध के समान ही होगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा पोषण स्तर तृतीयक उपभोक्ताओं द्वारा आच्छादित है, तो देखिए चौथा पोषण स्तर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैंगिक जनन में निषेचन के महत्व का सर्वोत्तम वर्णन करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो लैंगिक जनन में निषेचन के महत्व का सर्वोत्तम वर्णन करता है। लैंगिक जनन में यह भ्रूण के निर्माण में सहायक होता है, या मादाओं के अंडों की संख्या बढ़ाता है, या जनन पथ को शुद्ध करता है, या गर्भाशय को ऋतुस्राव के लिए तैयार करता है। भाई लैंगिक जनन में निषेचन महत्व का सर्वोत्तम वर्णन क्या होता है, तो देखो यह भ्रूण के निर्माण में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नीचे दी गए दोनों कथनों का संदर्भ लेते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो कथन ए में लिखा है सभी अम्ल सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। सभी धातुओं के साथ गलत, ठीक है। सोना और प्लेटिनम भी अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, यह भी गलत है। दोनों ही गलत है यार, कथन ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सूत्र इकाई द्रव्यमान पद का क्या अर्थ होता है, तो यौगिक के सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सममांगी मिश्रण है, तो वायु जो है एक सममांगी मिश्रण होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न पादपों की विशिष्ट विशेषता नहीं है, ये संतानों की विशेषता में भिन्नता दर्शाती हैं। क्या बोला है यार, कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न पादपों की विशिष्ट विशेषता नहीं है, ठीक है। तो यही तो होगा, ये विशेषता नहीं है कि ये संतानों की विशेषताओं में भिन्नता दर्शाती है, ये नहीं है, यही आपका आंसर होगा। बाकी देखिए इन्हें परागण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ये बीज से उगने वाले पादपों की तुलना में पुष्प और फल जल्दी देते हैं, ये भी सही है। ये आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं, ये भी सही है। ये गलत है, ये गलत है आपका, ये आपका करेक्ट होगा। अगला है जीवित जीवों में पोषण की प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, बताइए। जीवित जीवों में पोषण की प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन करना, बाहरी स्रोतों से ऊर्जा और कच्चा माल प्राप्त करना, वृद्धि गति और प्रजनन को नियंत्रित करना, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन अणु का निर्माण करना। क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, बाहरी स्रोतों से ऊर्जा और कच्चा माल प्राप्त करना। भाई जीवित जीवों में पोषण की प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य, जीवित जीवों में पोषण के लिए कौन सी प्रक्रिया प्राथमिक होती है, तो बाहरी स्रोतों से ऊर्जा और कच्चा माल प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये। क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।